नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कोबा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने हर मुद्दे की डिटेल में जाकर ये कोशिश की कि किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। साथ ही में उन्होंने ये कोशिश की कि जितने भी सोशल इश्यूज को मैक्सिमम पॉसिबल वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वीड आउट कर सकते हैं, उन्हें वो वीड आउट करना चाहते थे। इसका अंदाजा हमें आर्टिकल 17 एंड 18 में देखने को मिल जाता है। एक तरफ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को एक्सप्लेन करता है, आर्टिकल 15 एंड 16 में उसी राइट टू इक्वालिटी को मैनिफेस्ट किया गया है। वहीं पे आर्टिकल 17 एंड 18 में दो सोशल इश्यूज जो कि राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करते हैं उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। हमने अपनी पुरानी वीडियो में देखा कि किस तरह से आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, आई मीन उसे वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर करके उसे गलत ठहराया गया, उसे एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया। वहीं पर जो टाइटल्स की प्रथा चलती आ रही थी, जो कि एक आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रही थी, उसे भी यहाँ पर रिजॉल्व किया गया, उसे भी यहाँ पर हटाया गया थ्रू आर्टिकल 18, जो कि आज हम समझने वाले हैं। आर्टिकल 18 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन किया। मुझे उम्मीद है कि डेली बेसिस पे यहाँ पे जो यूपीएससी से जुड़ा हुआ कंटेंट भेजा जाता है आप उसका लाभ उठा रहे होंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 की। देखिए, आर्टिकल 18 में 4 क्लॉजेज हैं। बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है। इसमें इन चारों क्लॉजेस को हम समझेंगे, साथ ही में जो केस लॉ है वो हम यहाँ पर जानेंगे। लेकिन आर्टिकल 18 को समझने से पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टाइटल आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि टाइटल्स आर प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। अब ये प्रीफिक्स मतलब क्या होता है कि जो नाम के आगे लगाया जाता है, सफिक्स क्या होता है जो कि नाम के पीछे लगता है। अब राय बहादुर एक्स वाई जी लगता है, राइट। सो अब ये राय बहादुर क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। अब जो लोग जो टाइटल होते हैं वो प्रीफिक्स जो नाम के आगे लगते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहा जाता है। ठीक है जी। सो कहते हैं जी, प्रीफिक्स और सफिक्स अटैच टू वंस नेम विच डिस्टिंग्विशेस हिम और हर फ्रॉम द रेस्ट। अब ये जैसे ही कोई टाइटल आगे या पीछे लग जाता है हमारे नाम के, हमें दूसरों से स्टैंड अपार्ट कर देता है। अब कहता है जी, ये टाइटल में कोई मेरिट की वजह से आपको मिला, ऐसा नहीं है। जनरली ये होता है कि जो भी टाइटल्स होते हैं वो स्टेट की तरफ से आपको मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। जैसे कि अगर हम पुराने समय की बात करें तो राय बहादुर, नवाब, महाराजा, देन खान बहादुर, सवाई राय साहब एंड जमींदार, तालुकदार एटसेट्रा मिलते हैं। बट देन अगर हम कॉलोनियल टाइम्स की बात करें तो कॉलोनियल टाइम्स में इन टाइटल्स के पीछे कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी। कोई ऐसा कोई वो नहीं था कि आपने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया इसकी वजह से आपको टाइटल मिले हों। वहां पर केवल एक ही मेरिट थी, वो मेरिट थी कि आप क्राउन के कितने लॉयल हैं। बस उतनी ही मेरिट के बेसिस पे आपको ये टाइटल्स मिलते थे। दैट्स दी ओनली रीजन। एंड टाइटल्स मिलने के साथ साथ ब्रिटिश के टाइम पे आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस भी मिल जाती थी, जैसे कि आपको गन सैल्यूट्स वगैरह मिलते थे, कुछ एक्स्ट्रा आपको चीज़ें जो बेनिफिट्स मिल जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक ही वजह होती थी इसकी, दैट इज ब्लाइंड लॉयलिटी टुवर्ड्स द क्राउन, नो मेरिट एट ऑल इन दिस। हेंस हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे वो समझ गए थे कि भाई ये जो टाइटल की प्रथा है इट वायलेट्स द राइट टू इक्वालिटी गिवन इन आर्टिकल 14। एंड इसी वजह से आर्टिकल 14 का जो राइट टू इक्वालिटी है, अगर उसे सार्थक बनाना है, उसे रियल सेंस में हमें लागू करना है, तो हमें आर्टिकल 18 के थ्रू ये निकालना होगा, यानी कि टाइटल का जो ये प्रथा थी इसे खत्म करना होगा। इसीलिए आर्टिकल 18 लाया गया। सो आर्टिकल 18 का ऑब्जेक्टिव वही है कि the maintenance of social equality and the purpose of equality is to shun any harmful generalization। so आर्टिकल 18 का जो पर्पस है वो यही है कि सोशल इक्वालिटी को रियल सेंस में हम लेकर आ सकें। एंड इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने यूनानिमसली ये डिसीजन लिया कि जो हमारा टाइटल्स का प्रथा है उसे अबॉलिश किया जाए। कहता है जी, डेमोक्रेसी शुड नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। एंड आर्टिकल 18 उसी को एक चेक करता है। अब आर्टिकल 18 के जो क्लॉजेज हैं वो हम यहां पर पढ़ेंगे। आर्टिकल 18 का क्लॉज 1 क्या कहता है? कहता है जी, नो टाइटल नॉट बीइंग मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कॉन्फर्ड बाय द स्टेट। स्टेट के ऊपर ये कह दिया गया, स्टेट को ये प्रतिबंध लगा दिया गया, आदेश दे दिया गया कि कंपल्सरीली स्टेट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के बिना कोई और टाइटल किसी को बिस्टो नहीं करेगी। अब ये मिलिट्री एंड एकेडमी के जो टाइटल्स होते हैं, मिलिट्री में जैसे मेजर, कर्नल एंड ब्रिगेडियर वगैरह आ जाते हैं। इसी तरह से जो एजुकेशनल होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर बन जाता है जिसने पीएचडी कर ली या फिर डिग्री मिल जाती है पीएचडी करके, तो यही दो तरह के जो टाइटल्स हैं, यही दो तरह के आपको डिस्टिंक्शंस दी जा सकती हैं। इसके अलावा और कोई डिस्टिंक्शन स्टेट के द्वारा नहीं दी जाएगी। सो यही यहाँ पर आर्टिकल 18
क्लॉज 1 में कहा गया है। क्लॉज 2 क्या कहता है? कहता है जी, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। बड़ा सिंपल सा क्लॉज है कि भाई जो हमारे इंडिया के सिटीजन होंगे उन्हें, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तो किसी तरह का कोई टाइटल देगी नहीं, आप विदेश से अगर चाहें कि विदेश से आपको कोई टाइटल मिल जाए, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के या तो नागरिक हो सकते हैं या फिर विदेश से टाइटल ले सकते हैं, किसी फॉरेन गवर्नमेंट से टाइटल ले सकते हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, आपके ऊपर ये 100% प्रतिबंध लगाया गया कि आप किसी फॉरेन गवर्नमेंट से भी कोई टाइटल नहीं ले सकते, बिकॉज अल्टीमेटली जो पर्पज है वो ये है कि भाई कोई आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन ना क्रिएट की जाए, वो यहां पर फुलफिल होगा, अदरवाइज वो वायलेट हो जाएगा। कहता है जी, आर्टिकल 18 clause 2 interdicts a citizen of India from accepting any title from foreign state। अगर कोई ऐसा करता है तो उस केस में क्या सजा मिलेगी, उसके ऊपर कानून बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? पार्लियामेंट की है। सो अगेन यहां पे मैंने लिखा भी है कि पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज इट्स रेजिड्यूरी पावर, राइट? रेजिड्यूरी पावर है पार्लियामेंट के पास, उसके तहत पार्लियामेंट कानून बना सकती है अगर कोई इंडिविजुअल आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में दिए गए रूल को तोड़कर विदेश से कोई टाइटल हासिल करता है। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 क्या कहता है? कहता है कि अगर कोई ऐसा नॉन सिटीजन है, नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक नहीं है लेकिन वो भारत सरकार के अंडर कोई काम कर रहा है या फिर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ट्रस्ट अंडर द स्टेट shall not accept without the consent of president any title from foreign state। अब एक चीज को समझकर चलिएगा कि आर्टिकल 18 क्लॉज 3 ब्लैंकेट बैन नहीं लगाता है, सिर्फ ये कहा गया है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन नहीं है, यानी कि नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रहा है, यानी कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ऑफिस ऑफ ट्रस्ट होल्ड कर रहा है अंडर द स्टेट, तो ऐसे व्यक्ति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होगी बिफोर एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन गवर्नमेंट। सो यहां पर कहा गया है, राइट नाउ सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं, यहां पर जो शब्द यूज किया गया है स्टेट यूज किया गया है। अब स्टेट का क्या मतलब होता है तो वो हम ऑलरेडी आर्टिकल 12 को अच्छे से कवर करके हैं, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं कि वहां पे स्टेट का मतलब क्या है। तो इवन इफ समवन इज वर्किंग अंडर द स्टेट गवर्नमेंट तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। अब आर्टिकल 18 क्लॉज 4 क्या कहता है? कहता है जी, नो पर्सन सिटीजन और नॉन सिटीजन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट और इमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। सो बेसिकली क्या है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि चाहे वो नागरिक हो भारत का या फिर ना हो, अगर वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर या फिर किसी भी स्टेट की जो भी एंटिटी है उसके अंडर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ऑफिस ऑफ ट्रस्ट होल्ड करता है किसी भी प्रकार का, तो उसे अगर विदेशी सरकार से अगर कुछ भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस ऑफ एनी काइंड हासिल करना है, कोई प्रेजेंट लेना है, कोई सैलरी लेनी है, कुछ भी लेना है, तो उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट लेना होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी होगी। यानी कि लेट्स से मिस्टर ए है, अब ये मिस्टर ए इंडियन गवर्नमेंट के अंडर एक एडवाइजरी साइंटिस्ट है, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चला रहा है, यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है इंडियन गवर्नमेंट के अंडर। अब इन्हें यूके की गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम आपको अपने अंडर यहाँ पर लेट्स से सेक्रेटरी अपॉइंट करना चाहते हैं, या लेट्स से हम आपको एक ऑनरेरी पोस्ट देना चाहते हैं। अब ऐसे केस में मिस्टर ए जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट लेना होगा। अब यहां पर एक चीज आपने अगर नोट की तो मैं आपको, अच्छा है नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, आर्टिकल 18 क्लॉज 2 जो है वो इंडियन को टाइटल लेने से मना करता है फॉरेन गवर्नमेंट से, लेकिन यहां पर आर्टिकल 18 क्लॉज 4 जो है वो एक इंडियन को जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रहा है या किसी स्टेट की एंटिटी के अंदर काम कर रहा है, उसे टाइटल नहीं है यहां पे बात की गई कहीं पे भी, प्रेजेंट या इमोल्यूमेंट या फिर ऑफिस ऑफ एनी काइंड है, राइट। सो बेसिकली यहां पे कोई प्रेजेंट तोहफा मिल रहा है, कोई सैलरी मिल रही है या फिर कोई ऑफिस ऑफ एनी काइंड है, उसके लिए यहां पे कहा गया है कि भाई आप भारत सरकार के अंडर भी काम कर रहे हो, इंडिया में किसी सरकार के अंडर भी काम कर रहे हो, दूसरी तरफ आपने कहा जी आपको फॉरेन की तरफ से भी कुछ मिल रहा है। अब क्योंकि कंफ्लिक्ट ना आ जाए इसलिए हमने यहां पर ये आर्टिकल लेकर आए या क्लॉज लेकर आया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइटल और अवार्ड्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम सब जानते हैं भारत रत्न है, पद्मश्री है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सभी अवार्ड्स हैं जो कि भारत में दिए जाते हैं।
क्या इनसे कोई आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन नहीं होती है? क्या इनसे राइट टू इक्वालिटी नहीं खत्म होता है? उसके बारे में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ चुकी हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे टाइटल एंड आर्टिकल के बीच का डिफरेंस समझते हैं, फिर उन जजमेंट्स का जिक्र करेंगे। सो टाइटल्स क्या कहते हैं जी? हमने कहा जी दीज वर अवॉर्डेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉर द लॉयल्टी टुवर्ड्स द क्राउन। इनमें कोई मेरिट नहीं थे। वहीं पे अगर हम अवार्ड्स की बात करते हैं, अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं? हम सब जानते हैं कि अवार्ड्स इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि अगर एक पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, वो कंट्रीब्यूशन किसी भी फील्ड में हो सकती है, आर्ट्स में, साइंस में, सोशल सर्विस में, स्पोर्ट्स में, किसी भी फील्ड में कंट्रीब्यूशन हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली उस कंट्रीब्यूशन की वजह से, उस व्यक्ति की कंट्रीब्यूशन की तरफ से वजह से डेवलपमेंट हो रही है सोसाइटी की, तो ऐसे में उसे रिकॉग्निशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर प्योर मेरिट की बात आ जाती है। मेरिट के बेसिस पर एक व्यक्ति को अवार्ड मिलता है। कहते जी अवार्ड आर गिवन टू द इंडिविजुअल्स एज अ पॉजिटिव सैंक्शन। पॉजिटिव सैंक्शन क्या होता है? एज अ साइन ऑफ मोटिवेशन उनको ये दिया जाता है, एंड दे आर नॉट वॉयलेटिव। सो बेसिकली ये सवाल है कि आर दे वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 18? सो जैसे कि मैंने आपको बताया, देर आर जजमेंट्स जिसमें कहा गया है कि दीज आर नॉट वॉयलेटिव। सो बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस है। इसमें पिटिशनर ने जितने भी नेशनल अवार्ड्स हैं, चाहे वो भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण एटसेट्रा, इन सबको चैलेंज किया था। इट वॉज कंटेंडेड कि ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं, वेरी ऑफन दे मिसयूज द टाइटल बिस्टोर्ड अपॉन देम बाय द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि ये कोई दे आर नॉट सब्जेक्ट टू टाइटल्स एज पर आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के तहत ये जो अवार्ड्स हैं ये टाइटल नहीं माने जाएंगे। दूसरा कहा गया कि रिसीविंग अ नेशनल अवार्ड वाज नॉट वायलेटिव ऑफ वायलेटिव ऑफ राइट टू इक्वालिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ये यहाँ पर क्लियर किया जा चुका है कि ये किसी तरीके से कोई वॉयलेटिव नहीं है। दूसरी यहाँ पर एक और चीज आ जाती है कि आर्टिकल 51A क्लॉज ए सब क्लॉज एफ में ये कहा गया है, स्पीक्स अबाउट नेसेसरी रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ एक्सीलेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ पर्सन्स ड्यूटी। सो बेसिकली जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है उसमें भी हमें एनकरेज किया गया है टू स्ट्राइव एक्सीलेंस, राइट। एंड उसे अचीव करने पर या एक्सीलेंस की तरफ जाने पर नेसेसरी रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, विच इज अगेन वेरी मच नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एक और केस आया था इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ ये वो केस था जहां पर जो एक सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, बेसिकली अगर आपने कंसेप्ट सुना हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में देर इज अ कंसेप्ट ऑफ सीनियर एडवोकेट्स। नाउ ये जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं ये वो होते हैं जिनको मेरिट के बेसिस पर सीनियर एडवोकेट का टाइटल मिल जाता है और काफी समय से ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बट देन दिस टाइटल ऑफ सीनियर एडवोकेट इज गवर्न्ड बाय द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961। एडवोकेट्स एक्ट का जो सेक्शन 16 है वो गवर्न करता है। अब इसी केस में सीनियर एडवोकेट का जो टाइटल है इसे चैलेंज किया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही, चलिए देख लेते हैं। कहता है जी इन दिस केस अ पिटीशन वाज फाइल्ड रिगार्डिंग द यूज ऑफ डिस्टिंक्शन डेजिग्नेशन सीनियर एडवोकेट बिफोर द नेम ऑफ एडवोकेट्स। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज नॉट अ टाइटल, इट इज मियरली अ डिस्टिंक्शन। अब ये सीनियर एडवोकेट जो आप लगा लेते हो अपने नाम के सामने, जो कि मिलता है, पहली बात तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिस्टो होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई भी व्यक्ति लगा लेगा, आपको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, उसके बाद कमेटी बैठती है और वो आपको ये टाइटल देती है या डिस्टिंक्शन देती है जिसको हम कह रहे हैं। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो सीनियर एडवोकेट की बात कर रहे हो ये केवल एक डिस्टिंक्शन है, कोई टाइटल नहीं है, एंड इट इज इन नो वे वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 18। अब इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 16 है एडवोकेट्स एक्ट का, जो कि पूरा का पूरा फ्रेमवर्क ले डाउन करता है कि जिसके बेसिस पे आपको ये डिस्टिंक्शन मिलेगी। उसमें भी 16 क्लॉज 2 है दैट एस्टेब्लिशेस कि अगर एक एडवोकेट है उसे हम डेजिग्नेट कर सकते हैं सीनियर एडवोकेट के नाते होने के डेजिग्नेशन दे सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसा बिलीव करता है दैट ही हैज द एबिलिटी, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन लॉ एंड दैट ही इज सुइटेबल फॉर डिस्टिंक्शन। सो अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को ऐसा लगता है कि भाई उस व्यक्ति में वाकई में काबिलियत है, तो जाकर उस एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन मिलता है। इस केस में कुछ डायरेक्शंस भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आ चुकी हैं कि किसको हम किस बेसिस पर यहाँ पर वो डेजिग्नेशन देंगे, एंड कमेटी भी है, राइट। कमेटी बैठती है जो कि इसके ऊपर लेट्स से जो भी अप्लाई करते हैं उनकी मेरिट को चेक करती है कि उन्हें सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन देना है कि नहीं। सो ये था जी आर्टिकल 18 जो कि मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।